ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश। पूछिए कैलाश, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, आपने अभी कहा कि 70% गांव में जनसंख्या रहती है, किसान रहते हैं और उनकी आमदनी, किसान खेती करते हैं और उनके संसाधन इतने महंगे हो गए। खाद है वो 70%, गेपी महंगा होगा, यूरिया 35% होगा, डिंक 50% होगा। इस तरह से जो किसानों की जो लागत है वो समर्थन मूल्य से कहीं काफी महंगी है, और जबकि समर्थन मूल्य मात्र 10-15% बढ़ता है। किसान खुशहाल कैसे हो पाएगा सर? मैं कह उसके लिए आप कैसे, क्या संसाधन कैसे करेंगे या इनकी इनकम कैसे बढ़ेगी, ये पूछना चाहता हूँ सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किसान की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसके अंदर यही कहा गया है कि जो किसान की लागत है उससे 50% ज़्यादा जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर लागत बढ़ती है, जैसे कि आपने कहा कि इतने % यूरिया बढ़ गया, इतने % खाद, ये रेट बढ़ गए हैं, बीज के रेट बढ़ गए हैं, तो अगर लागत बढ़ गई है, लागत को बेसिस बनाकर ही समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और हमारी सरकार जो है, अगर हम काम करते हैं तो इसके अंदर हम दोनों काम करेंगे। समर्थन मूल्य को भी उस लेवल पर लेके आएंगे जिससे कि किसान को फ़ायदा हो सके। और आज जो सरकारें कर रही हैं, वो सरकारें ये कर रही हैं कि वो समर्थन मूल्य जो है वो वोट बैंक की राजनीति को देखकर बढ़ाती हैं, ना कि किसानों के हितों को देखकर बढ़ाती हैं। और समस्त भारतीय पार्टी किसान नेता को ही मंत्री बना देगी जिससे कि वो फैसला खुद ले सकें। हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि रियल रूप में किसानों का भला हो सके, किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं कैलाश जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया है। फिलहाल यहाँ पर अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है सर। सुरेंद्र हैं भिवानी से, उनका कॉल ले लेते हैं। पूछिए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। अग्रवाल साहब को हैप्पी एनिवर्सरी देना चाहता हूँ जी। आज पता लगा हमें अग्रवाल साहब की हेलो जी जी। हाँ जी बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हमारे जो ग्रामीण इलाके में है बच्चियां हैं जी, वो +1 या +2 तक ही पढ़ पाती हैं, उनके लिए क्या करेंगे समस्त भारतीय पार्टी? देखिए कि जो ग्रामीण इलाके के अंदर जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनके लिए एक तो वहाँ पर उनका गाइडेंस जो है वो होनी चाहिए जिससे कि समस्त भारतीय उनको आगे के लिए गाइडेंस दे सके। और नहीं तो अगर उन्होंने रोज़गार करना है, अगर अपने इलाके के अंदर ही रोज़गार करना है, वहाँ पर लघु उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री लगाने का काम जो है हम करेंगे। और हमने अभी, आपको शायद जानकारी हो, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि एक बेरोज़गार युवा सोसाइटीज़ बनाने का काम शुरू किया है, जिसके अंदर हम बेरोज़गार युवाओं का पंजीकरण कर रहे हैं और उनके लिए उनके क्षेत्र के अंदर ही, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो पुरुष हैं, उनके क्षेत्र के अंदर ही हम लघु उद्योग लगाने का कार्य जो है उसके बारे में सोच रहे हैं और समय आने पर उसको पूरा किया जाएगा। और इस जो आपने प्रश्न रखा है इसको अच्छी तरह से जो है इसके लिए कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही भिवानी से मधुसूदन जी पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वही समस्त भारतीय पार्टी युवाओं के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए कि आपने जो कहा है कि युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कदम लेगी, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहली समस्या तो युवाओं को बेरोज़गार की है। और अगर उनको रोज़गार मिल जाता है तो उनकी आमदनी शुरू हो जाएगी। और उनकी आमदनी शुरू हो जाएगी, बढ़ोतरी की तो बाद उनके लिए बाद की बात है, पहले तो उनकी आमदनी शुरू करने की बात है। और हम उसकी आमदनी को शुरू करने के लिए, जो मैंने आपको कहा कि बेरोज़गार युवाओं के लिए हमारी जो नीति बन रही है उसके ऊपर हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और उसके लिए समस्त भारतीय पार्टी वचनबद्ध है। और अगर हम काम करेंगे तो इनके लिए नीतियां बनाकर, चाहे उद्योग के अंदर, चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चाहे स्वयं रोज़गार के अंदर, इस किस्म के जो नीतियां बनेंगी उन्हीं से हम इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। गुड़गांव से नागेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ सुदेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हरियाणा में समस्त भारतीय पार्टी की आगामी सरकार आती है जी, तो
बजट के हिसाब से पैसा किस किस मद पे खर्च किया जाएगा, ये पता चलेगा कि स्वास्थ्य पे कितना, शिक्षा पे कितना, रोजगार पे कितना, मूलभूत सुविधाओं पे कितना, तो सैक्रिफिकेशन कैसे होगा? देखिए, मैं आपको ना थोड़े से बजट के आंकड़े इस समय बता देता हूं, क्योंकि उसमें मैं पूरा 100% सही तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे दिमाग में इस समय जो, क्योंकि बजट का जब विश्लेषण किया था उस समय के आंकड़े शायद हमारे पास हैं। और जो हरियाणा का बजट है वो करीबन 50,000 करोड़ के करीब चलता है, और उसके अंदर जो 70 से 75% जो है वो तो फिक्स बजट के अंदर ही चला जाता है, जैसे सैलरीज देनी है या जो स्टेट के जो खर्चे हैं उसके अंदर चला जाता है, और पुलिस के खर्चे हैं, जो मतलब कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उसके अंदर चला जाता है। जो विकास के लिए बजट बनता है वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है। इस साल जो था, मुझे जो याद है वो शायद 4,000 करोड़ के करीब था, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये विकास के लिए, हरियाणा विकास के लिए सफिशिएंट नहीं है, जो क्योंकि जो कर्जा जो हरियाणा के ऊपर चढ़ा हुआ है 70,000 करोड़ का, उसके ऊपर ब्याज जो है वो 8,000 से 9,000 करोड़ का ब्याज देती है, और 8 या 9,000 करोड़ जो है उसके लिए वापसी के लिए पैसा जाता है। मतलब कि आप ये देखिए कि 16,000 से 17,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए चला जाता है। और जो स्वास्थ्य की बात की है, जो आपने डिफरेंट सेक्टर्स की बात की है कि भी इनमें कितना पैसा हम खर्चा करेंगे, इन सेक्टर्स के अंदर हम संतुलन बनाकर पैसे की खर्चा करेंगे, लेकिन विकास के लिए काम करेंगे। हमारी जो नीतियां हैं, सबसे बड़ी हम ये चाहते हैं कि अगर हमने उद्योगीकरण करना है, सबसे पहले हम 4 लेन हाईवे, जो स्टेट हाईवे है, जो कि अंबाला से लेकर मेवात तक जाएगा और उधर एलनाबाद से लेकर पानीपत तक जाएगा, हम इस हाईवे को बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये हाईवे कॉरिडोर से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो होगी। और जो शिक्षा है और जो आपका जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके ऊपर हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है लोगों को सुविधाएं देने के लिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एक संतुलन से हरियाणा प्रदेश का समस्त भारतीय पार्टी विकास करेगी। बिल्कुल, अगले कॉलर इस बीच सर जुड़ गए भिवानी से विजेंद्र। विजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, विजेंद्र जी पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जवाल साहब बोल। जी विजेंद्र जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर हमें आशा है कि अब की बार आपकी गवर्नमेंट होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैडम हरियाणा मुख्यमंत्री होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका समर्थक हूँ, तरकीदार के पास राहुल दिखा मेरा जी। मैं चाहता हूँ कि जी आपने बड़े बड़े उद्योग लगा रखे हैं सऊदीया में जी। तो मैं चाहता हूँ 10-20 उद्योग यहाँ भी लगा दिए, हम जैसे रोटी रोजी मिल जाए आपके सारे। देखिए कि मैं आपको, आप सबसे पहले तो आप समस्त भारतीय पार्टी के समर्थक हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने उद्योग की बात की, देखिए कि एक आदमी के उद्योग लगाने से कुछ लोगों को रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन समस्त भारतीय पार्टी उससे बड़ी सोच लेकर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं को एक सक्रिय रोज़गार मिले, जिससे कि और जितनी भी महिलाएं हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके, और उसके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। हम अपना जो योगदान दे सकते हैं उसे भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यापक रूप से प्रदेश के अंदर ये जो बेरोज़गारी है इसे ख़त्म किया जाए। हम इसके लिए काम करना चाहते हैं, और वो सरकार में बैठकर नीतियां बनाकर ही हो सकता है, और जिसकी नीयत साफ होगी वो ये काम कर देगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जींद से, शमशेर जी। पूछिए शमशेर जी। नमस्कार जी। नमस्कार शमशेर जी। सुदेश अग्रवाल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ जी आपके सामने जी। जी। एक ये आपके विचार विकास का मुद्दा पर जी नरेंद्र मोदी से मेल खाते हैं जी। जी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए आपकी सेवाएं ले ले जी, और आप भी उसको सेवा दे दें तो अच्छा होगा देश के लिए जी। देखिए जी जी बोलिए, आगे चलिए। और एक जी सेंटर के एक मंत्री ने कुछ ये समय पहले कहा था जो आदमी गांव में 25-26 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है, और शहर में 35 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। उस पर आप क्या बोलेंगे जी? ओके, पहली बात जो आपने कही कि भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की कि हमारे विचार मिलते हैं, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए कि भाजपा, ये जो लोग हैं ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं,
और राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये सही काम करते हैं, सभी नागरिकों को जो भी एक सही सोच रखते हैं उनका समर्थन करना चाहिए। और हमारी नीति जो है वो आने वाले समय में लोकसभा के लिए जो है वो घोषित कर दी जाएगी, वो आपको पता लग जाएगा। और जो आपने बात कही है कि 25 रुपये और 35 रुपये की जिसकी आमदनी होती है वो मतलब गरीब नहीं है, लेकिन ये तो भ्रमित है। जो लोग ऐसे आंकड़े निकालते हैं उनको ही जाकर कहिए कि आप ऐसा कीजिए कि गांव में आकर 25 रुपये हर रोज़ से आप गांव में रहकर देखिए, फिर उनको पता लगेगा। ये लोग जो बैठकर ऐसे आंकड़े निकालते हैं, ये वो लोग हैं जो एयर कंडीशन में बैठ के जमा खर्ची करके ऐसे आंकड़े निकाल देते हैं कि इससे गुजारा हो जाता है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि रियल टाइम, जिससे कि उसकी आमदनी हो और उस परिवार जो है वो सही रूप से आमदनी से अपने खर्चे जो है उनको मीट कर सके, उसके लिए वो रह सके। हम ये ऐसा चाहते हैं। एसएमएस के जरिए भी लगातार हमारे से प्रश्न पूछ रहे हैं लोग। देवेंद्र राठी बहादुरगढ़ से हैं, जिनका एसएमएस आया है। उन्होंने पूछा है कि लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे और लोकदल के प्रति क्या विचार हैं आपके? देखिए, लोगों की आमदनी के लिए तो मैंने पूरा जो 15-20 मिनट का संबोधन है उसके अंदर यही चर्चा की है कि लोगों की आमदनी हम हर वर्ग के लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। और जो आपने पूछा कि लोकदल के ऊपर हमारा क्या विचार है, देखिए कि लोकदल के ऊपर हमने पहले भी कहा कि लोकदल के शीर्ष नेता आज जेल के अंदर हैं, और वो सही हैं या नहीं है वो तो अदालतों ने फैसला करना है, लेकिन इस समय ये वास्तविकता है कि वो जेल के अंदर हैं। और जब लोकदल का शासन था तब इस प्रदेश के अंदर क्या होता था, जो जनता हमें कहती है वो शायद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमें नहीं पता कि आज लोकदल की उनकी सोच में कितना बदलाव आया है, लेकिन आज की स्थिति हमारी जो मानना ये है कि आज उनके नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होकर जेल के अंदर हैं। उनके प्रति हमारी कोई अच्छी भावना जो है वो नहीं है। सोनीपत से अगले कॉलर सर जुड़ गए हमारे साथ, महावीर सिंह जांगड़ा जी। पूछिए अपना प्रश्न महावीर जी। महावीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? महावीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, जो ये भारत के हरियाणा के ऊपर जी, ये हरियाणा के ऊपर जो, हेलो जी बोलिए। जो हरियाणा के ऊपर ये कर्जा है जी, ये आप किस प्रोसीजर के तहत उतारोगे? देखिए कि मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा के ऊपर जो 70,000 करोड़ का कर्जा है, और हम आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये मांग रखने वाले हैं समस्त भारतीय पार्टी कि जब नई सरकार आए और सेंटर जो है इस कर्जे को 5 साल के लिए मोरेटोरियम दे, मतलब कि 5 साल के लिए इसको रोक दे, ना तो इस पे ऊपर ब्याज लगे और ना ही कर्जे की वापसी की जाए। उससे क्या होगा, उससे प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपया जो है उसके अकाउंट में फ़ायदा होगा, और 10,000 करोड़ से 5 साल तक अगर मोरेटोरियम लगता है तो 50,000 करोड़ जो है वो उसका निवेश जो है हरियाणा के अंदर हो सकता है। अगर ये निवेश हो जाता है और यहाँ से जो आमदनी बढ़ेगी उससे हम इस कर्जे की वापसी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये 5 साल का मोरेटोरियम मिलता है तो आने वाले उसके बाद के 5 साल या 7 साल के अंदर ये पूरा कर्जा जो है वापस किया जा सकता है। महम से अगले कॉलर हैं हमारे साथ पवन कुमार। पवन जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार पवन जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली सरकार आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा एक किसानों से और पोलियो हाउस के संबंध में प्रश्न है जी। हाँ जी बताइए। जैसे हमारे यहाँ सब्सिडी है 65%। हाँ जी। और बिहार में 80% है जी, 90% है जी, हिमाचल में भी 85% है, राजस्थान में भी 75% है जी। वहाँ युवाओं के लिए मतलब जो भी कंपनी इंटरमेंट होती है वो 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए से होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है उनका कंपनियों का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और यहाँ जो है 50 लाख रुपए बैंक गारंटी लेते हैं एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हॉर्टिकल्चर में। ओके, ठीक है सर जी।
तो मतलब हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके पास इतनी पूंजी तो होती नहीं जी और अगर आपकी सरकार आती है जी तो आप इस सब्सिडी को बढ़ाएंगे और जो बैंक गारंटी है जो 50 लाख रुपए ले रहे हैं बाकी स्टेटों की तरह आप क्या उसको कम करेंगे? देखिए मैं आपको इसके बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ महावीर जी कि जो हमने कहा कि बेरोज़गार युवाओं के लिए हमने हर गांव के 3-4 गांव की क्लस्टर बनाकर वहाँ पे एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की है। वहाँ पे हम पंजीकृत करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बेरोज़गार युवा कितने हैं और उसको प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से प्रोजेक्ट लगता है तो सरकार उसके अंदर अपनी सब्सिडी देगी, अपना योगदान देगी और उनसे जो प्रोडक्शन होगी उसको लेने के लिए भी खरीदारी भी करेगी जिससे कि गवर्नमेंट के परचेजेज के अंदर उनको लाभ मिले। तो इस किस्म की नीतियाँ जो है हम बनाने में लगे हुए हैं। और जो आपने सब्सिडी की बात की है, मैं सब्सिडी की बात को इस रूप से कहना चाहूँगा कि हम जो भी ज़रूरत होगी कि जिससे कि उनका काम वो स्वयं रोज़गार वो जो है वो हो सके, चाहे 50 लाख की बैंक गारंटी को कम करना पड़े तो हम उसको कम करेंगे। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि जो बेरोज़गार युवा हैं या युवा हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनका रोज़गार लगे और रोज़गार लगे उद्योग लगे और जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। और हम वो सारी नीतियां ऐसी बनाएंगे जो कि रोज़गार को आगे बढ़ावा देने के लिए या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास सर एसएमएस के जरिए आया। जगदीश पटौदी से जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार अगर आती है तो सामान्य वर्ग के लिए जो नौकरी है उसमें क्या बदलाव लाएंगे? देखिए कि जो सामान्य वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, आज ओबीसी और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, सामान्य वर्ग के लिए ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के अंदर समस्याएं आती हैं। और पहली बात तो यह है कि समस्त भारतीय पार्टी की ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, नीति है कि हम रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हम उसका समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। हम जातिगत राजनीति के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। जातिगत राजनीति ने देश को बांटा है, तो इसलिए सामान्य वर्ग के लिए जो हमसे भी बन पाएगा या हम पूरे प्रदेश की जनता के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, अगर गरीब है जिसको ज़रूरत है उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए शिक्षा में काम करेंगे, उसके लिए रोज़गार में काम करेंगे। सामान्य हो या असामान्य हो या एससी से हो या ओबीसी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जातिगत राजनीति नहीं करते। एक और प्रश्न है सर एसएमएस के जरिए हमारे पास आया। राकेश हैं रोहतक से, जानना चाहते हैं मीडिया वालों की आमदनी कैसे बढ़ाएं? मीडिया वालों की आमदनी, मीडिया वाले आज मीडिया के ऊपर खुद ही बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह जो हैं वो लगे हुए हैं। वो प्रश्न चिन्ह किस किस्म के लगे हुए हैं कि वे मीडिया वाले जो हैं वो पैसे लेके न्यूज़ लगाते हैं, खबर लगती नहीं है जब तक पैसे नहीं देते हैं। तो इस किस्म के जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं और मीडिया कंपनीज़ को जो कि चैनल चलाते हैं या अखबार चलाते हैं, आज उनको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। रेगुलेशन जो है और रेगुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये इंडस्ट्री जो है जो कि सिर्फ आज अपनी मनमानी शायद करने पे लगी है या इसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं, इसको रेगुलेट किया जा सके। और उसके माध्यम से अगर रेगुलेट होती है तो जो रिपोर्टर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, रेगुलेशन होगा तो जितनी भी ये मीडिया से जुड़े हुए कर्मी हैं उनकी आमदनी जो है इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। रेवाड़ी से अगले कॉलर हैं, बहुत देर से हमारा वेट कर रहे थे। राम निवास हैं। राम निवास जी पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार राम निवास जी। हाँ सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी हाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम है काफी तेजी से बदला जी, और जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है 28 सीटें लेके गई जी, भ्रष्टाचार का उनका मुद्दा था जी, और अभी ताजा स्टिंग ऑपरेशन आज तक का भी हुआ, उसमें खुलासा हुआ कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम किस तरीके से लगाएंगे आप, मतलब क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए कि भ्रष्टाचार पे हमारी लगाम लगाने के जो तरीके हैं, हमारा एक एपिसोड है करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर बना हुआ, बदलेगा देश प्रदेश में। उस कार्यक्रम को देखिए तो आपको पूरी जानकारी जो है उसके अंदर मिल जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमें इसे चारों तरफ से घेरना होगा। सामाजिक रूप से घेरना होगा, शिक्षा के अंदर हमें अपने नैतिकता का बढ़ावा करना होगा, कानूनी तौर पर हमें कानून सख्त बनाने होंगे, हमें न्याय प्रणाली को ठीक करना होगा जिससे कि जब न्याय मिले
जब सज़ा मिले उनको भी हमें जल्दी से सज़ा देने का हमें प्रावधान करना पड़ेगा। अगर हम इन 4 चीज़ों को, बाकी और डिटेल में हमारा वो एपिसोड देख लीजिए, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर हम 4 तरीक़ों से हम इसको ठीक करते हैं तो हम भ्रष्टाचार के ऊपर काबू पा सकते हैं। किसानों की लागत बढ़ी है, ये प्रश्न पूछा है, और कैसे बढ़ेगी आगे, ये पूछा है राजू ने रोहतक से SMS के जरिए। देखिए कि किसानों की लागत तो बढ़ी है और शायद सरकार जो है इसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं लगा रही है, क्योंकि किसानों को जो प्रोडक्ट आता है, जो उनकी चीज़ ज़रूरत बनती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आती है। तो उससे क्या है कि उनकी यूरिया जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, इसलिए उनकी लागत जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारा काम यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, लागत को कम कैसे करें और आमदनी कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर चर्चा है। उसके ऊपर हम खुलासा कर चुके हैं कि हम किसानों की आमदनी जो है लागत के अनुसार उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, फिलहाल नुक्कड़ सभा 4 में इतना ही। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए सुदेशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपका भी। और सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज की इस नुक्कड़ सभा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।